ओके बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एफ ब्लॉक। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इस पे कैसे कैसे, तो पूरा थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मोस्ट कॉमन oxidation state, most common oxidation state of cerium, okay, cerium R पूछा है। ओके, R का मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन कैसा दिया हुआ देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है +2, ठीक है, हाँ, एंड +4 दिया है। एक बार चेक, रुको, पहले सब ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन है +3 एंड +4, और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है +3 एंड +5, एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है +2, ओके, एंड +3। तो अब देखो, इसमें सीरियम, लैंथेनॉइड, लैंसर, ओके, तो कहने का मतलब है सेकंड लैंथेनम के बाद यही एलिमेंट्स आता है ना। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन को पहले काट सकते हैं हम लोग। एक इंफॉर्मेशन तो हम लोग के पास में है कि ये लैंथेनॉइड सीरीज है, LN सीरीज के अंदर आता है, और उसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +3 कंफर्म है बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं, इसमें भी +3 दिया हुआ, देखो +3, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। हम पहले एक ही को कैंसिल कर सकते हैं ना। नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ का नेटवर्क बहुत स्लो है इसीलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो इसका जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि +3 और +4 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, +3 एंड +4, +5 नहीं जा सकता है, +2 तक नहीं जा सकता है। तो ये सारा, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी ये हो गया, +3 है, +4 है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। ये सब हमको लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, okay, is paramagnetic, इसमें कौन कौन से हैं भैया। तो आपका नंबर 1 हो जाएगा कौन, La+3, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी में हम लोग दे देते हैं Lu+3, लुटेशियम। तो लुटेशियम, धीरे धीरे सब नाम सब याद रखना पड़ेगा। यट्टरबियम 2+, और डी में आपका आ जाएगा समेरियम 3+। तो सवाल है इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर Z=62, ठीक है, समेरियम का। यट्टरबियम का है 70 एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या, क्योंकि, और लुटेशियम का कितना हो जाएगा, Z=71, ठीक है, लुटेशियम का। और लैंथेनम का तो Z=57 है।
57। ओके, अगर आवाज नहीं आएगा ना तो आप चैट में मैसेज दे दो तो मैं देख लूंगा बेटा। ओके ओके रॉय। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? हाँ सर। हाँ, तो अब पैरामैग्नेटिक का मतलब है आपको बस वही अनपेड इलेक्ट्रॉन सब खोजना है हम लोग को, तो और तो कुछ नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसमें होगा बताओ तो, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन सर लैंथनम में लेंथनम, तो लेंथनम वहाँ का पे लेंथन 57 मतलब लेंथनम का 57 था ना, तो 57 तो था हाँ उसमें सर। 3D 4D 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और किसमें था 4, चलो इसका तो 4F मान के 0 चलो, और कौन और था 6 4 5 और 6s2 था, ठीक है। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लेते हैं, तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, ठीक है। डबल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तब। हाँ, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। लुटेशियम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लुटेशियम का? तो यही उसका होगा, इसके अंदर हाँ 4F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये 6s2 है, ठीक है। हाँ सर। पोटेशियम, ठीक है। तो अब उसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला, मतलब तो वो फुल की है। हाँ, तो 4F 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। यटरबियम, ये यटरबियम का नाम आप कहाँ सुने हो? ये यटरबियम का आपने नाम सुना होगा, यटरबियम का नाम आपने कहाँ सुना है बताओ? सर वो तो याट्रियम था ना, वाई जो था याट्रियम यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम, और ये हाँ सर। ये यटरबियम अलग है ना, ये यटरबियम वो ये हाँ यट्रियम था, ठीक है। उसका तो सिंबल वाई था खाली। हाँ, तो YB, अब YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 4F14 और 6s2, 6 ठीक है ना। हाँ हेलो, सर। यटरबियम का, हाँ सर। तो वो उसका यटरबियम का, इसके अंदर एक्चुअली यटरबियम में क्या होता है, जेनॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। 4F के अंदर 14 आ जाता है, एक्चुअली 13 होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जो डी के अंदर कभी कभी रहता है ना वो टान लेता है, और ये 6s2 रहता है, समझ गए बात को। हाँ सर। और इसका अगर आप 2+ देख रहे हो, तो 2+ देख रहे हो मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यटरबियम में भी। अच्छा सर, मतलब पहले जो हम +3 हो जाएगा तो वहाँ पे 4F13 लास्ट में बचेगा। अगर +3 होता तो 4F13 हो जाता, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शनल केस में, तो एक तो प्रासियोडाइमियम, PR जिसको आप लोग कहते हो, प्रेसियोडाइमियम ऐसा भी बोल सकते हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब है दिक्कत, मतलब PR से E के अंदर सब इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, F के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एक गड्डोलिनियम में आ जाता है, फिर से गड्डोलिनियम में फिर D में चला जाता है, फिर उसके बाद F के अंदर आने लगता है, फिर लास्ट में आके लुटेशियम में फिर D में आ जाता है। बहुत मस्त है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा अच्छा से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। समेरियम, अब समेरियम की बात अगर आप करें कि भाई समेरियम कहाँ है, तो समेरियम का एटॉमिक नंबर 62 है, 62 है ना, तो 62 नियम के हिसाब से होना चाहिए था 4F
और 5d के अंदर मान लेते 1 इलेक्ट्रॉन और 6 के अंदर 2, तो ये यहाँ तक हो गया था 57। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ रुको, 57 और 62, तो 57 के बाद 50 तो 62, 57 से 62 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोलो तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 57 से 62 होने के लिए? 57 से 62, हाँ मतलब 12 में से 7 गया, 12 में से 7 जाने से कितना बचता है? 5 बचेगा ना बेटा, तो मतलब हाँ सर वही 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्या, 3 इलेक्ट्रॉन और इधर और 2 इलेक्ट्रॉन, 62 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ तक 57, ठीक है, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और इसका समेरियम का 62 है, ठीक है। हेलो बेटा। हाँ सर। हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं हाँ होकर के, ऐसा नहीं होकर के 4f6 हो जाता है, डी को खाली कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है ये। हेलो हेलो। हाँ सर। सर मतलब पूरे लैंथेनाइड्स में, देखो हाँ सर, एक्सेप्शनल केसेस में यही आएंगे ना, जैसे कि लैंथेनाइड्स में लैंथेनम के समय में, ठीक है, 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ओके। फिर लैंथेनम के बाद हाँ सीई के समय में 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर 4f में आ जाता है। उसके बाद डी का इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, सब एफ में चले आता है, एफ में चले आता है, कहाँ तक, हाँ फिर गड्डोलिनियम में फिर से डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? फिर गड्डोलिनियम के बाद फिर सब एफ में आने लगता है, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो 3 ही तो एक्सेप्शनल केस हुआ, और फिर लुटेशियम में वापस डी फिर मिल जाता है। लुटेशियम में फिर आ जाता है। अभी आया, अब हल्का हल्का समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ। तो अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये निकलेगा। हाँ सर। तो इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़िया से प्रेजेंट है, और क्या, तो ये आपका पारामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका पारामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पर डी के अंदर रहता है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये याद रखना पड़ेगा, लैंथेनम में रहता है 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सीई के अंदर क्या होता है, 4f के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 5d में 1 रहता है। वो 6s2 जो है वो कॉमन है बेटा, ये कॉमन है, इसको बार बार लिखने की दरकार नहीं है। लेकिन उसके बाद हाँ उसके बाद जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, जैसे मान ले सीई के बाद पीआर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4f नियम के हिसाब से 2 और 5d 1 और इधर 6s2 जो है, लेकिन ऐसा नहीं होकर के हो जाता है 4f बोलता है भैया अब तो सारा इलेक्ट्रॉन मेरा ही है, 5d तू हट जा, शामिल हट जा, एकदम रास्ते से हट जा, नहीं समझे बात को? देखिए 2 की जगह कितना आ गया, 3 आ गया, होना चाहिए था f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये d भी ले लिया आपस, तो ये है। तो इस तरह से बाकी सब लोग, अब d के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, कहाँ तक, गड्डोलिनियम तक। तो एक सीई के अंदर एक्सेप्शनल केस है, फिर गड्डोलिनियम तक एक्सेप्शनल केस है, फिर लुटेशियम में फिर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि वो 4f14 आ जाता है, हाँ। गड्डोलिनियम के अंदर 4f7 आ जाता है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ वो आपका स्टेबिलिटी के लिए डिस्टर्ब नहीं करता है एफ को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से इसको ये करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? सर आपका ना स्क्रीन स्टॉप हो गया है। स्टक, हाँ बीच बीच में होते रहेगा, अभी रात का समय ना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है अभी थोड़ा। तो 2 का, हाँ 2 का ऑप्शन 4 अभी सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ सर यहाँ पे भी बहुत चला।
थोड़ा इसको नेटवर्क पे उधर देखो तो उधर रखो तो सब क्लियर सुनाई सुनाई तो दे रहा है, लेकिन दिखाई कम पड़ रहा है। हाँ ठीक है, उसका भी हम जुगाड़ लगा रहे बेटा। क्या करेंगे, नेटवर्क आजकल इतना प्रॉब्लम चल रहा है ना। हाँ चलो सर, हाँ अभी दिखाई दिया कुछ? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी दिखाई दिया बेटा? हेलो बेटा, अभी कुछ दिखाई दिया? हाँ सर, अभी दिखाई दिया। अभी जो आप लिखे अब वो सब दिखाई दिया। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो ये सब है। अब ना मालूम है, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लेंथेनॉइड्स का जब प्रैक्टिस करेंगे ना तभी अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए हम इतना सारा प्रॉब्लम बना रहे हैं कि प्रैक्टिस हो जाए। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। लैंथेनॉइड्स का मेरा क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक। हेलो। हाँ बेटा, एटॉमिक एंड, हाँ बोलो। सर, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो है ना, आप एक बार डिक्टेट कर दीजिए क्योंकि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलो डिक्टेट कर देता। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, ओके ओके, ऑफ M3 प्लस आयन, M+3 आयन हाँ सर, of lanthanide elements ओके। मालूम है, मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा और ये कर दूंगा ना, हमको लग रहा है आपको दिखाई देगा। देखना, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स अब दिखाई देगा, देखना। हाँ सर, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ समझ में आई बात? देखो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स दिखाई दिया, लाइन दिखाई दिया। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स डिक्रीजेस, नहीं सर, खाली द दिखाई दिया। डिक्रीजेस दिखाई दिया। देखो तो डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद, सर आप डिक्टेट करके दीजिए। ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो तो इतना बोल्ड लेटर से लिख रहा हूँ, अभी दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो बेटा, okay, so I have dictated, see, listen carefully. The atomic and ionic radii of M+3 ions of lanthanide elements decreases with increase in atomic number. सर, आपका स्क्रीन स्टॉप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी फिर से लगा दे रहा हूँ बेटा, एक मिनट। अभी थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। देखो तो बेटा, अभी स्क्रीन आया क्या थोड़ा? अभी सर, अभी तक नहीं आया है। सर, आप क्वेश्चन से एक बार डिक्टेट कीजिए, तब तक लिख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखो तो एक बार आया। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ M+3 आयंस, क्योंकि लैंथेनॉइड्स में वो कॉमन है, +3 आयन of lanthanide element decreases with increase in atomic number.
with increase in atomic number. हाँ, डिक्रीज ना करते जाता साइज, मैंने ग्राफ बनाया था ना। हाँ सर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, स्क्रीन सही नहीं आया ना अभी भी? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ठीक है, कुछ कर रहा हूँ और देखो तो बेटा स्क्रीन आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। हाँ अभी आया है। आएगा, ठीक है, बड़े आगे बेटा। अभी आया है सर। हाँ, अब देखो, तो अब इसको क्या हाँ कहते हैं? सर। क्वेश्चन में बोला है दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, हाँ सर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन 1 lengthenoid contraction, lengthenoid contraction, lengthenoid हाँ, contraction, lengthenoid contraction और lengthenoid expansion बोल रहा है, और तीसरा actinoid contraction, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है एक्टिनॉइड एक्सपेंशन। तो पहला बात तो जब लेंथेनॉइड्स के लिए बात कर रहा है तो वो दो ऑप्शन काट दो बेटा, वो दो ऑप्शन काट दो बेटा। वो कौन से दो हाँ ऑप्शन सर। कौन से दो ऑप्शन कट जाएंगे? ये और ये कट जाएगा, हाँ सर। क्योंकि एक्टिनॉइड्स तो है ही नहीं वो लोग, ठीक है। एक्टिनॉइड वाला काट देंगे। अरे 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन को तो काटो ना बाबा, कि जिससे कि मेरा आंसर हम लोग करीब तरफ पहुंचे। हाँ ये सर। यही ना टेक्निक है कि जो जो कम से कम रॉन्ग है उसको हटाते जाए तो मेरा रास्ता इजी खुलते जाएगा आगे। इसलिए मैंने कट कर दिया कि ये एक्टिनॉइड तो होगा नहीं, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एक्टिनॉइड्स की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, और लेंथेनॉइड में भी हाँ, लेंथेनॉइड में भी एक्सपेंशन कहाँ होगा? जब लिखा हुआ है कि डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज, तो डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज का मतलब लेंथेनॉइड एक्सपेंशन कहाँ होगा? तो आंसर तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही होगा बस, ठीक है। हाँ सर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका मतलब आयंस का साइज भी डिक्रीज कर रहा है और ऐसे नॉर्मल लेंथेनॉइड का साइज भी डिक्रीज कर रहा है बेटा। तो दोनों को ही, चाहे एटम में डिक्रीज हो या आयन में डिक्रीज हो, हम उसको उस डिक्रीज के पैटर्न को हम कहेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, lengthenoid contraction occur because lengthenoid contraction occurs because number 1, okay, number 1, the 4f electrons, okay, which are gradually added
create a strong shielding effect. No. Wrong. Create a strong shielding effect. SHIELDING shielding effect. तो भाई साइज क्यों कम होता है? तो साइज कम होने का मतलब क्या होता है कि Shielding is इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, ठीक है। हाँ सर। न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ते जाएगा। लेट तो और कुछ ऑप्शन देखते हैं अभी हम लोग, और क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है। बोल रहा है कि द 4f electrons, okay, the 4f electron नहीं है, the 4f orbitals are greater in size than the 3D than the 3D and 3f orbitals. 3D and 3f orbitals, तो 4f ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाता है। ये ऑप्शन सर लेकिन तो the 5f orbitals strongly penetrate. हेलो हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड ऑप्शन में तो 3f नहीं होगा ना, मतलब होता तो नहीं है 3f। हाँ वो दूसरे से ऊपर वाले लोग से कंपेयर कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसी के अंदर सीरीज हो, वो ऐसे ही बात कर रहा है। 3f 3D एंड 3f। हाँ ये भी बात सही है, 3f तो होता ही नहीं है है कि नहीं। 3s 3p 3d, ये ऑप्शन में कुछ और बोलना चाह रहा होगा, लेकिन बुक में 3d और 3f ही लिखा है। ऐसा करें 3d और 5f बना देते हैं। हाँ सर वही तो। हाँ 3d एंड 5f ऑर्बिटल्स। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, आपका आवाज कट जा रहा था। स्क्रीन सही आ रहा है अभी? ठीक है, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा बाबू, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी नेट एकदम स्लो चल रहा है, फिर भी जब आएगा नेटवर्क अच्छा से हम लोग करेंगे। अभी सुनाई दे रहा हल्का फुल्का कुछ भी? The 5f orbital strongly penetrate into the 4f orbitals, ठीक है। और चौथा सर आप एक बार डिक्टेट कीजिए। हाँ मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, मैं एक बार लिख लेता हूँ। द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट of 4f electrons is coupled with increased attraction between the nucleus and the added electrons ठीक है। मैं एक एक करके डिक्टेट कर दे रहा हूँ। देखो, lengthened contraction occurs because रोय सुन रही हो? हाँ सर सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, द 4f electrons which are gradually added create a strong shielding effect
क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। ये तो होगा नहीं। शील्डिंग का मतलब तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फायदा होता है, हाँ। और फायदा होने से साइज घटने की बजाय बढ़ता है। है। ये कॉन्सेप्ट है दिमाग में, है ना। हाँ सर। चलो एक इसको लेके चलेंगे, इस पे कुछ सोचेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि द 4f ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर इन साइज देन 3d एंड 5f ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ बात क्या बोलना चाहिए इसमें, मतलब ऑर्बिटल का साइज और एटम का साइज से हम लोग को क्या मतलब है हाँ। है ना। क्योंकि ये बात कर रहा है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन में तो 4f को देखना पड़ेगा, इसमें अचानक 3d से मैच करना और 5f से मैच करना मतलब नहीं है जमा उसका नहीं। कोई। द 5f ऑर्बिटल्स आर स्ट्रांगली पेनिट्रेट इन द 4f ऑर्बिटल्स। अब ये 5f दूर का बात, तो एक्टिनॉइड से रिलेटेड क्या कर रहा है ये कुछ बात यहाँ हजम नहीं हो रहा है, ये दो बात। ठीक है। हाँ सर। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f is coupled with the attraction between the nucleus and the added electron। ये कुछ समझ में आ रहा है हाँ कि सर यही। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। ठीक है, जितना उसको काम करना चाहिए वैसा वो अच्छा स्क्रीनिंग नहीं करता। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि s इलेक्ट्रॉन का अच्छा स्क्रीनिंग होता है, देन p, देन d, देन f। हाँ सर। तो f का स्क्रीनिंग अच्छा नहीं होने के चलते, हालांकि ये कपल्ड वर्ड क्यों लिखा हुआ है थोड़ा हमको डाउट लग रहा, और अच्छा कोई वर्ड यूज कर सकता था। एनी हाउ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इज coupled with okay with increased attraction between the मतलब उसके nucleus। साथ। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, मतलब उसके साथ साथ वो भी हो रहा है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर है, तो इसके साथ साथ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। हाँ, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल रहे हैं। तो 4f और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट 4f का है, इज कपल्ड विथ। आई थिंक हमको लग रहा है ये बता रहा है कि इसके अलावा ये काम भी हो रहा है, कपल्ड विथ। नहीं समझे, यहाँ थोड़ा वर्ड अच्छा यूज कर सकता था वो, ओके, कि अलोंग वर्ड यूज कर सकता था। हाँ सर। द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f एंड also the attraction between the nucleus and the added electron, है कि नहीं। the poor screening of 4f is coupled, word क्या यूज कर रहा है, coupled with the increased attraction between the nucleus and the added electrons, coupled। यहाँ कुछ और अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए था उसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस पावर बढ़ने से, ठीक है, और 4f का पुअर स्क्रीनिंग होने के चलते, ठीक है। हाँ सर। हाँ, 4f इज कपल्ड। सर आंसर वही होगा एक्चुअली, क्योंकि उसके और देखो आंसर तो यही होगा क्योंकि ये दो तो ऐसे ही कट गया, और ये ग्रेजुअली एडेड क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड तो क्रिएट करता ही नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट तो करता ही नहीं है। आंसर यही है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में लैंग्वेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f सही है, इज के बाद कपल्ड विथ increase attraction between the nucleus and the added electrons। तो हमको लग रहा है कि ये कहना ये चाह रहा है कि 4f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर हो गया, एक तो ये काम हो रहा है, और दूसरा न्यूक्लियस पावर का जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ये दो काम यहाँ पर हो रहा है, इसके चलते साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये बात हो गया।
So the poor screening it of 4F and with the increase in attraction between the nucleus, okay, the size decreases. हमको लग रहा है ये उसका रीजन है. ओके. हाँ सर. हाँ, कपल्ड ये वर्ड थोड़ा देखना पड़ेगा. तो हम तो कपल्ड का मतलब पेयर समझ में आता है. कपल्ड. सर एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ बोलो. सर जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है? ये आपको याद होगा जब हम लोग ना ये हम लोग यूज करेंगे जब पॉलीथीन बनाएंगे ना, पॉलीथीन. ठीक है, वहां इसका इस्तेमाल करेंगे जिगलर कैटलिस्ट का. जिगलर कैटलिस्ट. क्यों आपका जिगलर कैटलिस्ट का कहीं पर नाम आया है क्या? हाँ सर, ये यहाँ पे some applications of DNF block elements में है. NCERT में लिखा हुआ है. हाँ, क्या बोला उसमें? यहाँ पे बोला है कि TiCl4 with AlCH3 whole thrice forms the basis of Ziegler catalyst used to manufacture polyethylene. एक बार फिर से रिपीट करो बेटा, क्या बोली है? TiCl4 with AlCH3 whole thrice forms the basis of Ziegler catalyst used to manufacture polyethylene. हाँ, तो अभी मैंने तुमको कहा ना कि जिगलर कैटलिस्ट ये पॉलीथीन वगैरह बनाने में काम आता है. हेलो. अच्छा. हेलो बेटा. हाँ सर. तो उसमें देखो, मैं एक बात, रुको, एक काम कर लो तुम, पहले ये एक चीज लिख लो, जिगलर कैटलिस्ट होता है क्या बेटा. ठीक है, तब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बढ़ू आगे. ZI लिखो. ZIE GLER. ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, इसी तरह से होगा. जिगलर कैटलिस्ट. ठीक है, जिगलर कैटलिस्ट. बताऊं जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है? हाँ सर. तो जिगलर कैटलिस्ट में जो आप यूज करते हैं ना, ठीक है, वो आपका होता है एक्चुअली इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, जिगलर नेटा नाटा कुछ भी बोलो, कैटलिस्ट भी बोलते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे. जिगलर नाटा कैटालिस्ट. ठीक है, और इसका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है बेटा. हेलो. हाँ सर. हाँ, और इसका जो इसका जो कंपोजिशन है उसमें ये सब चीज प्रेजेंट है. एक तो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. हेलो, ये दोनों मिल करके जिगलर नाटा कैटलिस्ट है. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. स्कैंडियम टाइटेनियम याद आ रहा है? हाँ सर, वो सब पता ही है. हाँ ठीक है, ये हो गया. और एक चीज क्या मालूम है? ट्राई इथाइल एल्युमिनियम. एल्युमिनियम के साथ, हाँ, एल्युमिनियम के साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ, C2H5. वो भी 1-2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार. 3 बार. हाँ, तो ये पूरी चीज को कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट. ठीक है, और ये आपका, हाँ, ये आपका जो ब्रांच्ड पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर ये सब बनाने में काम आता है. तो ये उसका यूज हो गया. जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे, तो वहां पर एक वो वैनाडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, उसका यूज समझ में आ रहा था ना कि हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में चेंज कर रहा है. उसी तरह से इसका भी यूज हम लोग को समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द यूज. तो क्या बोला था क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन नहीं था, बस एक स्टेटमेंट था. क्या स्टेटमेंट भी क्या था, फिर भी बताओ.
स्टेटमेंट ये था कि वही जो आप बोले TiCl4 with AlCH3 whole thrice forms the basis of Ziegler catalyst. हेलो 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 सर, बेटा, आवाज आपका आ रहा? आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अभी आ रहा है। बीच में क्या आवाज कट हेलो। जा रहा है? आवाज कट जा रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है आवाज। ठीक है, तो ना एक दिन ऐसा करेंगे, हम ये पूरा कैटलिस्ट का जो यूज है वो आपको बता देंगे, किसका क्या क्या यूज है, ठीक है? हाँ सर। हेलो। हाँ बेटा, तो ठीक है, हमको लग रहा है इस यहाँ पर जिगलर एफ ब्लॉक के अंदर जिगलर काटा कैटलिस्ट क्यों बोला, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ो तो हम एक बार कुछ और लास्ट फाइनल करेंगे नहीं क्यों सर, वो बोला। ये हमको लग रहा है यूजेस एफ में बताया था या डी में बताया था? हेलो। सर, यूजेस ऑफ बोथ डी एंड एफ ब्लॉक में था, तो अच्छा डी ब्लॉक का ही अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो फिर ठीक है, टाइटेनियम है ना भाई उसके अंदर। हाँ सर। हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम में ना होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वानाडियम क्रोमियम। हाँ, तो ये यूज है जिगलर जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका, और भी बहुत यूज होता है। तो परफेक्टली जब परफेक्टली हम लोग पर्टिकुलरली जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करेंगे तब हम लोग इसको और अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हाँ खाली हम सर। लोग को ये याद रखना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो कंपोजिशन है वो कौन है। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ओके बेटा, हाँ सर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हम लोग का? 4। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। 4 ये 4 का क्वेश्चन 4 का रीजन समझ में आया ना? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4f में जा रहा है, इस पुअर स्क्रीनिंग होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, और उसके चलते हाँ, तो उसके चलते कम हो जा रहा है। हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का असर ज्यादा ना पड़ जाएगा, तो साइज छोटा होते जाएगा, ठीक है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। हाँ सर, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में the lengthenide contraction is responsible for the fact that the lengthenide contraction is responsible for the fact that for the fact that ठीक है, क्या फैक्ट है भैया? तो नंबर 1, तो जिरकोनियम एंड यट्रियम have what have about have about same radius, same atomic radius। सर, आपका स्क्रीन फिर से स्टॉप हो। हाँ, वो बीच बीच में थोड़ा स्टक होगा बेटा, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन तब तक लिखा जाएगा, पूरा पूरा स्क्रीन एक साथ दिखाई देगा। जिरकोनियम और यट्रियम का साइज सेम होना, ठीक है? जिरकोनियम का और यट्रियम का, ठीक है? तो सेकंड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम। तो इनका साइज सेम होने के लिए लेंथेनॉइड क्यों जिम्मेदार है भाई? ये तो सरासर गलत इंसाफ है, ये तो हम तो पहले ही मना कर दे रहे हैं। आवाज आ रहा है बेटा मेरा?
हाँ सर, एक बार सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्वेश्चन मेरा देखो, नेटवर्क खराब। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, तो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ, उसका ओ अच्छा, कंसिक्वेंस, ये हाँ। उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो अब लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जिरकोनियम और रेट्रियम दोनों का साइज सेम है तो उसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। नहीं नहीं। नहीं है। ये कहाँ का है मालूम है? सेकंड सीरीज के मेंबर है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। ठीक है, तो ये तो मॉलिब्डेनम। सेम, हाँ सेम सीरीज का है। और यट्रियम बड़ा हम्म। है और जिरकोनियम छोटा है, उससे हमको लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, ये लोग तो सेकंड सीरीज के मेंबर है और हम्म। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो थर्ड सीरीज में हुआ था। हाँ सर। तब झूठे मूड बीच में है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? ये सेकंड सीरीज में है और हाँ लेंथोनाइड सर। कॉन्ट्रैक्शन हुआ था थर्ड सीरीज में। हम्म। तब तो रुको, हम दूसरा ऑप्शन है जिरकोनियम एंड नियोबियम, okay, have similar oxidation state, have similar oxidation state, नो। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। अच्छा। यार ये फिर ये सेकंड सीरीज का मेंबर है। हाँ ठीक है, सर। यट्रियम पहले था, ये नियोबियम अब बाद में ले आया। ये क्या कर रहा है मतलब, एकदम बकवास कर रहा है। मतलब ये सोच रहा है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो थर्ड सीरीज में स्टार्ट हुआ था, ये तो सेकंड सीरीज का मेंबर है ये लोग। हाँ सर। तो दूर दूर तक इन लोग का रिश्ता नहीं है। क्यों? जिरकोनियम हाँ, और हॉफनियम हो सकता है। हाँ, अगर मान लेते हैं जिरकोनियम बोले और जिरकोनियम एंड हॉफनियम बोले, ये देखो हॉफनियम, अब ठीक जिरकोन ये है आपका थर्ड सीरीज का मेंबर, ठीक है, हाँ सर। और ये सेकंड सीरीज का मेंबर है। इनका साइज अगर सेम बोले, ठीक है, तब हम लोग मान सकते हैं कि चलो भाई ये लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते हुआ है। तो ये हाँ हैव अबाउट, हाँ, हैव अबाउट सेम रेडियस, तो ये बात सही है, सही भी है, ये बात सही भी है। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये ऑप्शन, अगर चौथा ऑप्शन मालूम नहीं है क्या है, लेकिन पहला गलत हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा करेक्ट दिखाई दे रहा, चौथा कहीं इससे भी ज्यादा करेक्ट हो तो हमको नहीं बता सकते, देख लेते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, देखो जिरकोनियम एंड क्या बोल रहा है मालूम है? जिंक। अब बताओ अच्छा। क्या कर रहा है ये लोग। हैव अबाउट द सेम रेडियस, तो ये तो नहीं रॉन्ग हो। हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया ना बढ़िया से। फर्स्ट और सेकंड सीरीज का हाँ हाँ, ये वो स्टूडेंट लोग के लिए है जिसको ना पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा, तो ZR ZN पूरा मैचिंग लग रहा होगा, मालूम है वो लोग कैसे इसको करेक्ट मार के आएगा, इसीलिए दिया भी है कि देख भाई दोनों एटम जेड से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया बात? हाँ सर। हेलो, हाँ, उसको ये नहीं मालूम कि जिंक कहाँ है और जिरकोनियम कहाँ है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5। तो 5 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बेटा, हाँ बढ़े सर। आगे। हाँ सर। हाँ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन ये लोग क्रिएट करेंगे, है ना। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एलिमेंट, लिख लो, विच एलिमेंट among the lanthanides had the smallest atomic radius.
smallest atomic radius. Which element among the lanthanides has the smallest radius? अरे इसमें क्या बात है, इसमें तो हाँ हमको तो मालूम है ऊपर से नीचे तक घटते जा रहा है। हाँ तो लांसर और परमानेंट पीने में शर्माते नहीं, यूरोप में बैठा गिरधारी तब तक डिस्पोजेबल होता नहीं, अरबों की तामझाम गिटर में लुटाता नहीं है। तो इसका साइज हमको लगता है सबसे छोटा। रुको पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन सा है तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है सेरियम, तो ये तो चल पहले ही काट कूट देते हैं ना। ऐसा ऑप्शन दे तब ना कि एकदम इजीली सॉल्व, इसलिए डरना नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन देखकर। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम ये सही है। लुटेशियम, ये वाला ही तो नाम लास्ट में आता है ना LU करके। चेक कर लेते हैं और क्या बोल रहा है। और इसका भी और कौन सा है, यूरोपियम, यूरोपियम यूरोपियन नहीं होगा, यूरोपियम। लांसर और परमानंद पीने में शर्माते नहीं, यूरोप में बैठा गिरधारी है, वो बहुत ऊपर है, यूरोप में बैठा गिरधारी। नहीं समझे बात को, ये साइज। हाँ चौथा देख लेते हैं, चौथा 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 कौन है, गड्डोलिनियम। ये भी नहीं होगा, GD है ना सिंबल उसका। हाँ सर। तो लांसर और परमानंद पीने में शर्माते नहीं, यूरोप में बैठा गिरधारी, ना ना ना, एकदम सबसे छोटा कौन है इसमें, लुटेशियम। ओके ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। हाँ तो लुटेशियम इज द करेक्ट हाँ आंसर। सर। हाँ मतलब इसके लिए ना हमको बस ये मालूम हाँ सर। हाँ मालूम रखना पड़ेगा ये वाला चीज पूरा, लांसर। ओके, लांसर और परमानंद पीने में समाने के नहीं। लैंथेनाइड सीरीज मुझे पूरा याद है, याद है ना, है, लेकिन एक्टिनाइड्स नहीं रट पा रहे हैं। इसको कैसे रटियो लैंथेनाइड्स को? सर ऐसे ही मतलब नॉर्मली लैंथेनम, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, हाइलियम, अर्बियम और थूलियम, यटरबियम, लुटेशियम। है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, मतलब ये D से स्टार्ट होता था, फिर ये सबसे छोटा है, मतलब लुटेशियम। तो करेक्ट आंसर तो 2 है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2। यस, चलो मतलब ये सीरीज याद रखना पड़ेगा कि साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ चलो सर। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लो 7। सर लेकिन एक्टिनॉइड्स का नहीं याद कर पाए, क्या बेटा? कोई ट्रिक्स नहीं एक्टिनॉइड्स के लिए? एक्टिनॉइड्स का। हाँ है हम ना थोड़ा उसमें कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे हैं, मैं उसको थोड़ा रिप्लेस करके अच्छा थोड़ा बना के भेजूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में lanthanide are separated lanthanides are separated lanthanides are separated best by okay, number 1 fractional distillation okay, solvent extraction complex formation using EDTA, complex formation using EDTA, ethylene diamine tetraacetate, और ऑप्शन 4 है आयन एक्सचेंज रेजिन।
आयन एक्सचेंज, ठीक है, रेजिन्स, RESINS, रेजिन्स, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि सबका लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है। ये हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये हो गया कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग वो लोग तो सेम है, तो इससे नहीं किया जा सकता वो लोग का सेपरेशन। ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो इनका तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है भाई, तो इससे नहीं पॉसिबल है। दूसरा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कोई सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, तब हम सेपरेट कर देंगे। लेकिन इनका तो सबका लैंथेनॉइड्स का सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो भी नहीं होगा। ये एक अच्छा लाइगेंड है, ये लाइगेंड, ठीक है। लेकिन सारे वो लोग जितने भी लैंथेनॉइड है सब उससे बना लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है बेटा, एक रेजिन होता है जो अकॉर्डिंगली साइज ऑफ द आयंस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द आयंस, वो एक दूसरे को पार होने देता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब आपको ये तो मालूम है ना कि साइज, एटम का साइज या कैटायन का साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। हाँ सर। तो अगर कभी चाय छानी हो, चाय छानी हो ना, चाय छानते हैं ना, कप में दूध, चीनी, पानी तो आ जाता है, लेकिन चाय पत्ती रुक जाता है ना ऊपर में। हाँ। वो क्यों होता है, वो जो चाय उसमें जो होल्स होते हैं उसके अंदर वो पार नहीं हो पाते, समझ गए बात को। उसी तरह से कोई रेजिन है, उस रेजिन के अंदर मान लेते हमको कोई जो पर्टिकुलर लैंथेनाइड्स के अंदर जो पर्टिकुलर आयंस हमको चाहिए, तो हम अपना हिसाब से उसका आयंस का वो रेजिन के अंदर गैप बनाएंगे, केवल वो पर्टिकुलर चीज नीचे मिलेगा, बाकी सब ऊपर में फंस जाएगा कि नहीं, रेसिड्यू हो जाएगा। हाँ सर। इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हाँ सर। श्योर, समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ में। हाँ, इसको ये आयन एक्सचेंज रेजिन वगैरह हम लोग जब कौन सा हार्ड वाटर वगैरह सब पढ़ रहे थे ना, उसमें यूज किए थे हल्का सा, जिससे कि हाँ इम्प्योरिटीज हट जाए। नहीं समझे बात को? हाँ सर। चलिए, तो ये बेस्ट मेथड है, और कोई मेथड काम इसमें नहीं करेगा। साइज कम से कम एटलीस्ट ये हो गया कि इनका जो साइज है बहुत, वो भी नैरो मार्जिन से डिफर कर रहा है, नैरो मार्जिन से, तो कम से कम आयन एक्सचेंज रेजिन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखो। द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, the separation of lanthanoids, the separation of lanthanoids by the ion exchange method. Ion exchange method is based on अब ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है ये क्या चीज पे बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को, ठीक है, वही पुरानी गिफ्ट को नए पेपर में रैप कर दिया। देखो अब देखो क्या बोला जाए, देखो क्या बोला। अब तो हमको तो मालूम है ना कि क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेजिन बताओ, बोलो। ये जो सेपरेशन हुआ क्या चीज पे,
उनका केमिकल, फिजिकल या साइज पे डिपेंड कर रहा? बोलो। साइज पे डिपेंड कर रहा है। कर रहा है। तो देखते हैं कैसा इसको बनाता है, ऑप्शंस कैसा कैसा देता है जिससे कि मजा आ जाए। मतलब एंजॉय करने वाला क्वेश्चन देना चाहिए उन लोग को। तो द solubility of the nitrates, solubility of the nitrates, all nitrates are soluble, कई नाम तो सुने होंगे। size of the hydrated M3 plus ion, M+3 का साइज, आयन का साइज। और क्या कर सकते हैं? साइज ऑफ M+3 हाइड्रेटेड। ओके, हाइड्रेटेड होने से तो हमको लग रहा है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हाइड्रेटेड होने से तो साइज छोटा बड़ा, मतलब ना मेटल का साइज छोटा होगा लेकिन उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाएगा, तो हमको नहीं लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो एक बार सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। M+3 साइज ऑफ द अनहाइड्रेटेड आयंस, साइज ऑफ द अनहाइड्रेटेड आयंस ऑफ M+3। समझ गए बात को बेटा? M हाइड्रेटेड रहने से फिर प्रॉब्लम है, M3 छोटा हो जाएगा लेकिन उसके अगल बगल इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि साइज फिर बड़ा हो जाएगा उसका। हाँ सर। हाँ, तो पता चला जिसको आप निकालने गए वो तो निकला ही नहीं, कोई और कोई छन के आ गया। तो हाँ, तो एक तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी में मान लेते हैं डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन डिजॉल्व होने के बाद सेपरेट करने के लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा ना। आयंस तो डिजॉल्व हो जाएंगे, हाँ, लेकिन हमको तो सेपरेट करने के लिए बोल रहा है ना कि आयन एक्सचेंज मेथड में क्या चीज पे काम कर रहा है, तो साइज पे काम कर रहा है। तो साइज पे कौन सा साइज काम पे कर रहा है, हाइड्रेटेड पे या बिना हाइड्रेटेड? ये चलो एक ऑप्शन और ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, नहीं, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है? इतना ऑप्शन इजी दे करके क्यों मतलब दिमाग खराब करते रहा? बताओ। इतना बज रहा है बेटा, रात का 11:30 बज रहा है ना। हाँ सर। चलो कोई बात, नींद नहीं आ रहा ना बेटा तुमको? सर नींद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब अब थोड़ा सा ही नेट बाकी है। अच्छा, नेट कम बाकी है। सर 1 GB खत्म हो गया तो। चलो जल्दी खत्म करते। देखो, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, तो ये क्या बात कर रहा है? मतलब बात सेपरेट की बात कर रहे हैं, ये सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, ये बेसिसिटी की बात कर रहा है। अच्छा, साइज पे तो ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल साइज चाहिए तो आपको पानी का इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा, समझ गए? हाँ सर। क्योंकि हाइड्रेट से दिक्कत हो जाता है। तो हाँ, हाइड्रेटेड से प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ना ये भी बात है कि जब आयन एक्सचेंज करोगे तो आखिर मोबिलिटी तो चाहिए ना, आयंस का मोबिलिटी। हाँ सर। तो हमको लग रहा है सेकंड और थर्ड में मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, लेकिन वो डाउट को हम एक काम कर देते हैं कि उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए इसमें मतलब बहुत लोग फंसते हैं। साइज की बात तो कर रहे हैं, तो ये भी तो साइज है, ये भी साइज है। तो अगर हाइड्रेटेड साइज को कैलकुलेट करके अगर हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से रेजिन बना लेते हैं, फिर बाहर आ करके उसको गर्म कर देते हैं, तो पानी उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? हाँ सर। तो और क्योंकि मोबिलिटी तो चाहिए ना, आयंस का मोबिलिटी कैसे करोगे बताओ? कैसे करेंगे सर? तो उसमें पानी कोई सॉल्वेंट डालोगे तभी तो मोबिलिटी होगा। अच्छा, हाँ, सही बात है। और वाटर से अच्छा सॉल्वेंट कहाँ मिलेगा? वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हाँ, इसीलिए ये दोनों में थोड़ा डाउट था, लेकिन मतलब तो मतलब ये था कि हाइड्रेटेड आयंस ही काम करेगा, क्योंकि इसमें आयंस काम करेगा, लेकिन मोबिलिटी कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? कहाँ से
उसको छानेंगे, मतलब समझ गए। हाँ सर। चाय को इतनी इजीली इतना इजीली छान इसलिए लेते हैं, वो लिक्विड स्टेट में रहता है वो। हाँ सर। समझ समझ गए बात को। हाँ सर, लेकिन तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हाँ, नहीं है। इसीलिए जो होना चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड ऑप्शन को करेक्ट मारते हैं। ओके, यस सर। सब चीज को ध्यान में रख करके सेकंड ऑप्शन इन सब में बेस्ट है। पहला ऑप्शन और चौथा तो एकदम बकवास दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा और तीसरा में सिमिलैरिटी था, लेकिन यहाँ पर साइज की बात कर रहा था, तो हाइड्रेटेड हम लोग को सबसे बेस्ट सूटेबल होगा। ओके, यस सर। आयन और आयन एक्सचेंज की बात कर रहा है, और पानी में ही आयन्स बनने का चांसेस ज्यादा होता है बेटा, हाँ सर। ये भी याद रखना, ठीक है। वाटर पोलर होता है, और पोलर में आयन्स बनने का चांसेस ज्यादा होता है। और वो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सर विच ऑफ 10 हो गई है। ये 10th क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पर हम लोग डबल कर दिए होंगे। हाँ, कहीं पर देखो 7 है, अच्छा, और 8 नहीं था, 8 नहीं था, 6 ये सही ये था। 8 क्वेश्चन था, तो ये अब सही है। अब हम लोग 9th में आ गए, तो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, okay, is the strongest base. Which of the following is the strongest base? Base. Number 1, scandium hydroxide. La दिया है, La हाइड्रोक्साइड। तीसरा, लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा, यटरबियम हाइड्रोक्साइड। यटरबियम के आगे कुछ फार्मूला भी नहीं लिखा, खाली OH लिखा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है कि नहीं। हम ऐसा करते हैं, यटरबियम में 3 लगा ही देते हैं अपने आप, क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंटिंग है। ओके, ठीक है सर। तो अब देखो, हमको मालूम है कि OH माइनस तो छोटा पार्टिकल है, ठीक है। हाँ सर। तो जो बड़ा पार्टिकल होगा उसके साथ तो मतलब क्या बोला जाए, लैटिस एनर्जी वीक रहेगा। तो अगर केटायन भी इसको कोई छोटा मिल जाए, तो कौन सा केटायन छोटा रहेगा, बताओ तो कौन सा केटायन छोटा रहेगा। पोटेशियम सबसे छोटा रहेगा, और उसके ऊपर Lu+3 रहेगा, ठीक है। Lu+3, तो कहने का मतलब है यहाँ लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा बेटा, लैटिस एनर्जी, ठीक है। हाँ सर। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हो जाने से उसका सॉल्युबिलिटी कम रहेगा, और सॉल्युबिलिटी अगर कम रहेगा तो OH माइनस कम देगा वो। सर लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम कैसे बोल रहा है? लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब केटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। हाँ सर। तो पानी अच्छा, में जाए, समझ में आ गया। तो ये सब जो है ना, ये सब के अंदर काफी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सब में, तो ये सब लैंथेनाइड सीरीज के अंदर आ जाएगा। स्कैंडियम थोड़ा अलग हट करके है, ठीक है। ठीक है, लेकिन बात यही है कि स्कैंडियम में और इसमें स्कैंडियम कहाँ पर आता है मालूम है, फर्स्ट सीरीज का मेंबर है ना। हाँ सर। फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ये स्कैंडियम के नीचे कौन है,
यट्रियम और फिर हाँ है ये लैंथनम। ठीक है बेटा, हाँ सर। तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैंथनम और ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाँ इसमें क्या होता है, हाँ इसमें ये जो लैटिस एनर्जी है ये वीक हो जाता है बेटा, क्योंकि मैचिंग नहीं है कैटायन और एनायन का। तो इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाता है। एकदम डेफिनेटली, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो OH माइनस धन धन देते जाएगा कि नहीं। हाँ सर समझ में आ गया सर, सेकंड होगा ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्योंकि फिर यहाँ पर ना ये जो कैटायन सब होते होते जा रहे हैं ना, ये छोटे होते जा रहे हैं। मतलब देखो, या तो कैटायन ऐसा और एनायन ऐसा, ये स्टेबल है, या फिर कैटायन ऐसा और ये एनायन ऐसा, ये स्टेबल है। लेकिन अगर क्रॉस हो जाएगा, कोई बड़ा और कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा, लैटिस एनर्जी वीक होगा। ठीक है, हाँ सर। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि सेकंड ऑप्शन सही है। इसके हम एक्चुअली ना सोच रहे थे लैटिस एनर्जी के बारे में और अच्छा से डिस्कस करते कुछ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं याद दिलाना, लैटिस एनर्जी के लिए एकदम अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है सर तो फिर कब मतलब? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है, मालूम है किस पे, तो ये डिपेंड करता है कैटायन पे और आपका एनायन का रेडियस पे। ठीक है, और का हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना के तुम लोग को देंगे, तो अब तुम लोग को बताएंगे कि ये एक्चुअली हमको बताना है सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, सॉल्युबिलिटी हाँ सर। वो दो चीज पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, 20-25 आधा घंटा अच्छा से समझाने के लिए करेंगे। अभी अभी इसी कॉन्सेप्ट से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि OH माइनस छोटा है, तो जो कैटायन छोटा रहेगा ना, तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग लैटिस बना लेगा। तो ये तब उस स्ट्रॉन्ग लैटिस है, ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है, ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है। लेकिन ये पार्टिकल बड़ा है और ये तो यहाँ वीक लैटिस है, तो ये पानी के अंदर जल्दी घुलेगा, तो OH माइनस जल्दी दे देगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, और क्या बता रहे थे हम लोग कि हाँ बस यही है, यही इसका इंसाफ करेगा। ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, चलो और एक क्वेश्चन, चलो लास्ट 10 कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, KMnO4 and A2Cr2O7 are replaced in volumetric analysis. Volumetric analysis by KMnO4 K2Cr2O7 टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। तो बोलता है इनको और किससे रिप्लेस किया जा सकता है, और किनसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो चलो अच्छी बात हो रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि La कोई +3 का जो सॉल्ट्स होगा उसके साथ, दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है Ce+3 का कोई सॉल्ट। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिप्लेस करना क्यों चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि अगर हम करेंगे ही तो किसके साथ रिप्लेस करना चाहेंगे, Ce+4 और फिर गड्डोनियन का +3 सॉल्ट के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन शुरू में हमको ऐसा लगा कि कुछ अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखेगा, लेकिन मेरे उम्मीद पे पानी फेर दिया। क्यों?
क्योंकि KMnO4 एंड K2Cr2 ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, डायरेक्टली ना पूछ करके कि भाई इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाँ सर। देखो कितना चतुराई से ये क्वेश्चन दिया है कि KMnO4 K2Cr2O7। अब ये उन जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो तो इसको देख के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बाप रे करके भागेगा कि नहीं, छोड़ छाड़ के आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर। लेकिन चूंकि हम लोग को मालूम है दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब आपको तो मालूम है कि La+3 स्टेबल है, तो ना तो हाँ ये सर। और इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, ये भी स्टेबल है। Ce+4। ये लेकिन ये हम आपको मालूम है मैंने कहा था कि हाँ, ये क्योंकि ये यानी +3 में आना जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकर के Ce+3 में आना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वही इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हाँ लोग सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको Ce+4 वाले सॉल्ट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो 10th का क्वेश्चन नंबर 3 था, कैसा था, मजेदार क्वेश्चन था ये वाला। हाँ सर, ये पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था हाँ, तो। कि अचानक इसको रिप्लेस करने का क्या पड़ा। लेकिन आप समझ में आया कि वो बेचारा ये जानना चाह रहा था कि इसमें हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम है कि नहीं। तो मैंने आज पढ़ाया था ना, याद है, मैंने बड़े जोर दे के पढ़ाया था कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हाँ एजेंट सर। हाँ सर, है। समझ में आ गया था उस समय हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्योंकि ये हाँ सर, याद है पूरा। लेकिन सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जब हम लोग Ce+4 कर रहे हैं तो वहां पे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल है और वो Ce+3 में आना चाहते हैं, क्यों? Ce+4 कर देने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जा रहा है। ओके, हाँ। ठीक है, तो Ce हम्म। के अंदर में मतलब यूं मान के चलो कि S और F का मिला करके Ce का, ठीक है, 2 3 4 आ जा रहा है, ठीक है। हेलो हेलो बेटा, सुनाई हाँ दे रहा है सर। आपको? याद रखिएगा कि केवल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने से ही स्टेबल नहीं होगा, उसके पास चार्ज भी न्यूट्रल होना चाहिए, अच्छा। चार्ज भी न्यूट्रल होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। तो जब चार्ज अगर है तब खाली ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो भाई वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया तो उसको ये कर दिया जाए। पढ़ू बेटा? हेलो हेलो बेटा, बात सुन रहे हो आप? हाँ हेलो सर। बेटा, हाँ, तो मैंने कहा हाँ था सर। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने का जो काम है हाँ सर, लेगा। सुन पा रहे हैं। वेट वेट, हेलो। हाँ, आप सुन रहे हैं ना अभी? तो हम्म। इलेक्ट्रॉन लेगा वो, मतलब वो डिपेंड करता है उसके SRP वैल्यू पे। हम्म। तो ये तो हम लोग एक अंदाजा लगा दिए कि ये लोग स्टेबल है, ठीक है। एग्जैक्ट इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा इसके SRP वैल्यू को देख करके, SRP वैल्यू, और हाँ SRP सर। वैल्यू बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। वो सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? हाँ सर। इसलिए केवल ये कह देना कि वो तो अगला नोबल, तो खाली एक चीज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल करके हम ये तय नहीं कर सकते कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। इसलिए ये टोटल SRP वैल्यू का खेल है। डेफिनेटली इसका Cu+4 का SRP वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक हाँ, है। 1.74 वोल्ट है। कितना वैल्यू है? 1.74 वोल्ट। हाँ, तब फिर
तो सोचो कितना ज्यादा है। और LA+3 का, LA+3 का LA+3 का यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर उसका भी ज्यादा होता ना तो वो फिर मेटल के फॉर्म में आ जाता, +3 के फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, हाँ सर। इसलिए तो -2 से लेकर 2.4 वोल्ट तक का रेंज होता है ये लोग का। हाँ सर। हाँ, तो SRP वैल्यू एक्चुअली मतलब ये जो आपने मुद्दा उठाया ना कि ये नॉवल है, ये है, वो है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा और टोटल डिपेंड करता है SRP वैल्यू। ठीक है, SRP वैल्यू अपने आप में खुद एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ सर। है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। हाँ तो बहुत है प्रॉब्लम सब, इसलिए चलो आज हम लोग क्वेश्चन 10 तक करेंगे, कल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, इस ठीक है तरह से सर। कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज कुछ जो क्वेश्चन किया है, ये लेंथेनॉइड बेस पे 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के किए हैं। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको अच्छा से पढ़िए। ठीक है, और किसी तरह का कोई डाउट होने से फिर पूछिए। ओके, बाय बाय। बाय सर। हाँ, बाय।